Hello guys, welcome back to my channel and after long time I'm back। और आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ इतना लंबा इंतज़ार करवाने के लिए। तो कहानी अब आगे स्टार्ट करते हैं। शाओजन जोचेंग की बात सुनकर एकदम से स्तब्ध हो जाता है और वहीं खड़ा रह जाता है। दूसरी तरफ दादाजी और जोचेंग को भी नहीं पता था कि शाओजन वहाँ खड़ा है। वो दोनों अभी भी उसके बारे में बात किए जा रहे थे। दादाजी जोचेंग से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं नहीं चाहता कि मैं उसे बताऊं कि वो मेरा नाती है। मैंने सोचा था कि जब मेरी बेटी मिल जाएगी तो हम इस बारे में बात करेंगे। 7 साल पहले जब वो 2 महीने बाद होश में आया था तब मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। मुझे लगा था कि अब मेरी बेटी मुझे वापस मिल जाएगी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। मैं क्या करूं बताओ तुम। मैं कैसे उसे बताऊं कि वो मेरा नाती है। जोचेंग दादाजी की बात सुनकर गहरी सांस लेता है और कहता है कि दादाजी, पर मौत भी एक चीज़ होती है। कोई कितने भी पैसे वाला हो पर वो मौत को नहीं खरीद सकता। एक ना एक दिन सभी को मौत आनी ही है। कोई मौत से कितना भी भाग ले लेकिन वो मौत से पीछा नहीं छुड़वा सकता। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपकी मौत के बाद जान को पता चला कि आप उसके नाना जी हैं तो उसको कैसा लगेगा। जान से ये बात छुपाकर आप सिर्फ अपने आप को नहीं, उस मासूम को भी दुख दे रहे हैं। जब उसे पता लगेगा कि आप उसके नाना जी हैं और ये पता होते हुए भी आपने उसे कभी नहीं बताया तो उसे कैसा महसूस होगा। आप उसे ये क्यों नहीं बता देते। ये उसका हक है ये जानने का कि आप उसके नाना जी हैं और वो आपका नाती है। आप ही बताइए, जब उसे पता लगेगा कि आप उसके नाना जी हैं और इस दुनिया में उसके नाना जी के होते हुए भी वो हमेशा अकेला रहा और उसके नाना जी ने भी उसे कभी नहीं बताया, उसे वो प्यार नहीं मिला, तो आपको क्या लगता है, क्या वो कभी ज़िंदगी भर इस बात को भुला पाएगा? क्या वो कभी भी आपके लिए अपने मन में वो प्यार ला पाएगा? इधर जान अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या सच में मिस्टर योहान मेरे नाना जी है? क्या क्या मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ? मैं तो हमेशा सोचता था कि मैं अनाथ हूँ, पर मुझे इतना प्यार करने वाले मिस्टर योहान मेरे नाना जी हैं। उनकी बेटी मेरी माँ है। क्या मैं बिल्कुल अपनी माँ पर गया हूँ या फिर मैं अपने पापा की तरह दिखता हूँ? क्या क्या वो मैं ये सब सोचकर जान एक तरफ खुश हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वो मिस्टर योहान और जोचेंग की बातें सुनकर दुखी भी हो रहा था। तभी मिस्टर योहान ने कहा कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत कहो। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन शाहजहान को दुखी करने से अच्छा है कि मैं उसे ये बात कभी ना बताऊं, और ख़ासकर तब तक जब तक कि मैं अपनी बेटी को नहीं ढूंढ लेता। मैं उसे कुछ भी नहीं बताने वाला। मिस्टर योहान को इस बात का डर था कि अगर शाहजहान को पता चल गया कि उसके परिवार वाले कौन हैं तो शायद वो उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा। जब उसे पता चलेगा कि मैंने उसकी माँ के साथ किस तरह से व्यवहार किया था तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा। इससे अच्छा तो यही है कि बिना बताए ही मैं उसे अपने पास रखूं। यही मेरे लिए खुशनुमा रहेगा। दुनिया भले ही मुझे स्वार्थी कहे, पर मैं उससे दूर जाने का दर्द नहीं झेल पाऊंगा। इसी तरह की बातें मिस्टर योहान के मन में लगातार चली जा रही थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने फिर कहा, जोचेंग, पहले तुम ये पता करो कि जान मिस्टर लिहांग के पास सिंगापुर कैसे पहुंचा, और अगर ये वहाँ था तो कहीं मेरी बेटी भी तो वहीं नहीं है। और अगर ऐसा है तो शाहजहान को अपने माँ बाप के बारे में कुछ तो पता होगा। उसे अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी पता कैसे नहीं है? ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। लियांग खानदान के हर एक आदमी के बारे में पता लगाओ, उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करो, और ये भी कहो कि जो भी इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी देगा मैं उसे अपने हाथों से इनाम दूंगा।
कहीं इस पूरे मामले में लियांग खानदान का कोई हाथ तो नहीं है ना? मुझे जल्द से जल्द इस वक्त के बारे में पता करके बताओ, अपने सारे आदमियों को काम पर लगा दो। वहीं दूसरी तरफ शाहजहां मन ही मन सोच रहा था कि मिस्टर योहान को मेरे माँ के बारे में क्यों नहीं पता है। अगर मेरे माता पिता जिंदा हैं तो कोई भी मुझे सिंगापुर ढूंढने के लिए क्यों नहीं आया, और मिस्टर योहान मेरे पापा के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर जोचेंग और मिस्टर योहान 7 साल पहले ही जानते थे कि मैं उसका नाती हूँ तो उन्होंने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। इसका मतलब तो यही है ना कि वो मेरे साथ भी खिलवाड़ कर रहे थे। अपने साथ हुए इस धोखे को याद कर शाहजहां की आंखों से आंसू आने लगे। अब मुझे पता चला कि क्यों दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर से मेरा इलाज चल रहा था, क्यों मिस्टर योहान और जोचेंग मेरे साथ इतने अच्छे से पेश आते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि मैं मिस्टर योहान का पोता हूँ। उन्हें मुझसे कोई हमदर्दी नहीं थी या उन्हें मुझ पर कोई दया नहीं आई थी, बल्कि मिस्टर योहान मुझसे अपनी बेटी का पता जानना चाहते थे। अपने अंदर चल रहे इस दुविधा में शाहजहां बुरी तरह से फंसा हुआ था। शाहजहां समझ नहीं पा रहा था कि वो किस बात पर विश्वास करे। वो इस बात से खुश है कि उसका भी इस दुनिया में कोई परिवार है, या वो इस बात से दुखी रहे कि उन लोगों ने उससे इस बारे में झूठ बोला, उससे ये सब छुपाया। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी ने बुरी तरह से छल लिया हो। वो मन ही मन सोचने लगा कि हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब कुछ मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जो कोई भी मेरी ज़िंदगी में आता है वो कुछ ना कुछ गलत करके क्यों जाता है। क्यों क्यों क्या मैं ये सब डिजर्व करता हूँ? क्यों सब मेरे साथ ऐसा करते हैं? क्या एक बार को कोई ऐसा आदमी मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकता जो बिना छल कपट किए मेरे साथ अच्छे से पेश आए? शाहजहां एक बार तो अपनी ज़िंदगी में आई इस खुशी से हंस रहा था और दूसरी तरफ अपने साथ हुए धोखे पर आंसू बहा रहा था। उसे तो ये भी पता नहीं चला कि वो कितनी देर से उस दरवाजे के पास बिना हिले खड़ा हुआ है, क्योंकि मिस्टर योहान और जोचेंग बहुत देर से शाहजहां के बारे में ही बात किए जा रहे थे। शाहजहां मन ही मन सोच रहा था कि वो जोचेंग ही था जिसने उसे वी से शाहजहां बनाया। वो जोचेंग ही था जिसने हर कदम पे उसका साथ दिया, हर मुसीबत में उसको हौसला दिया, और उसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा उसकी मदद की है। लेकिन आज ये सच्चाई जानकर कि जोचेंग ने भी उससे इतना बड़ा सच छुपाया है, वो ना तो उससे नफरत कर पा रही थी और ना ही अब पहले की तरह प्यार कर पा रही थी। वो एक साथ दो नावों पे सवार थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी एक मझधार में अटकी हुई है। थोड़ी देर सोचने के बाद जान ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और कमरे के अंदर चला गया। उसके पैर इतने धीरे धीरे चल रहे थे जैसे किसी ने उसके पैरों पर पत्थर बांध दिया हो, पर उसने फैसला किया कि वो उन लोगों के सामने एक भी आंसू नहीं बहाएगा और ना ही उनसे इस बारे में पूछेगा कि उन्होंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, इतना बड़ा सच उससे क्यों छुपाया, क्यों अब तक उसे अंधेरे में रखा। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वो उन लोगों को नहीं बताएगा कि उसने सब कुछ सुन लिया है। वो चुपचाप कमरे के दूसरी तरफ जाकर लैपटॉप अपने बैग में रखने लगा। वो उन दोनों की तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन अचानक ही जोचेंग की नज़र शाहजहां पर चली गई। उसने कहा, शाहजहां। जोचेंग ने जैसे ही जान के चेहरे की तरफ देखा, उसका चेहरा देखकर वो समझ गया कि जान ने उन लोगों की सारी बातें सुन ली है। लेकिन उसे इस बात से कोई तकलीफ नहीं थी, बल्कि वह तो मन ही मन खुश हो रहा था कि चलो अच्छा हुआ कि उसने हमारी बातें सुन ली है, कम से कम उसे अब सच्चाई का पता तो चल गया है और वक्त के साथ वह इस सच के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएगा। जोचेंग मन ही मन सोच रहा था कि वक्त के साथ जान का गुस्सा भी कम हो जाएगा और वो फिर इस बारे में खुलकर बात कर पाएंगे। जोचेंग के मुंह से जान का नाम सुनकर मिस्टर योहान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जान की तरफ देखने लगे।
जान कमरे के दूसरी तरफ खड़ा था। अभी थोड़ी देर पहले जब वह कमरे से बाहर गया था तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, पर अब उसके चेहरे से वो मुस्कान गायब थी। ये सोचकर उनका दिल और तेजी से धड़कने लगा। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या क्या करे। उन्होंने बस इतना ही कहा, मेरे बच्चे। इतना सुनते ही शाहजहां ने कहा कि मैं अपना लैपटॉप यहाँ भूल गया था, मैं बस वो लेने आया था। आप लोग अपनी बातचीत कंटिन्यू रखिए प्लीज़, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर शाहजहां दरवाजे की तरफ जाने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर वह जोचेंग की तरफ देखा और उसने कहा कि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे रोबोटिक कंपनी को फिनिक्स एंटरप्राइजेज से अलग कर देना चाहिए। अब मुझे अपनी कंपनी को संभालना है। इतना कहकर शाहजहां कमरे से बाहर निकल गया। मिस्टर योहान और जोचेंग उसे तब तक देखते रहे जब तक वो उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। मिस्टर योहान उठकर उसके पीछे जाना चाहते थे, पर बुढ़ापे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाए। वो जैसे ही उठकर शाहजहां के पीछे जाने वाले थे, उनके पैर लड़खड़ा गए और वो फर्श पर गिर गए। ये सब देखकर जोचेंग को गुस्सा आ गया। वो मन ही मन सोचने लगा कि अगर उस लड़के के मन में कोई बात थी या कुछ चल रहा था तो उसे साफ साफ कहना चाहिए ना। इस तरह से रोबोट की तरह बिहेव करने या मुंह बनाने से क्या होगा। अगर उसको गुस्सा आ रहा था तो उसे गुस्सा दिखाना चाहिए था ना। कोई अपने नाना जी को इस तरह से पनिशमेंट कैसे कर सकता है। वो मन ही मन सोचने लगा कि दादाजी का डर बिल्कुल सही था। अब उनका नाती उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया है। अब उन्हें इस दुख के साथ ही मौत नसीब होगी। आज दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी अपने नाती से हार गया। जोचेंग दादाजी को उठाने लगा और उसने उन्हें उठाकर फिर से सोफे पर बिठा दिया और फिर से अपनी यादों में खो गया। रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ऑफिस में शाहजहां रोबोटिक टेक्नोलॉजी के ऑफिस के अंदर चला गया। अंदर दाखिल होते ही उसने अपने चेहरे पे मास्क लगा लिया और धीरे धीरे अपने ऑफिस की तरफ जाने लगा। उसके चलने के अंदाज से कोई भी बता सकता था कि आज वो कितने गुस्से में है। उसके ऑफिस के सभी लोग सोचने लगे कि आज बॉस को क्या हुआ है, वो इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं, क्या कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। जैसे ही शाहजहां अपने ऑफिस में पहुंचा, उसके असिस्टेंट जो मिंग ने कहा, बॉस आपकी मीटिंग है। इससे पहले कि जो मिंग और कुछ कहती, शाहजहां ने कहा कि जो मिंग मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, और हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि आज मुझे कोई भी परेशान ना करे, और हाँ, वांग ग्रुप्स के साथ जो मीटिंग्स है उसे कैंसिल मत करना। वांग ग्रुप्स के प्रेसिडेंट्स के साथ जो हमारी मीटिंग है हम उसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले कि मिंग कुछ पूछ पाती या कह पाती, शाहजहां ऑफिस के अंदर चला गया। डेंगलून भी वहीं पास में खड़ा होकर ये सब सुन रहा था। उसने शाहजहां को इस तरह से बात करते हुए देखा तो मिंग से पूछा कि क्या हुआ है। मिंग ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता कि बॉस को क्या हुआ है। तभी कंपनी के कुछ लोग मिंग और डेंगलून के पास आकर खड़े हो गए। उनमें से एक ने पूछा कि डेंगलून सर, बॉस को क्या हुआ है। आप हमारी कंपनी के सिर्फ लीगल हेड ही नहीं बल्कि वाइस प्रेसिडेंट भी है। क्या हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। बॉस का मूड आज इतना ख़राब क्यों है। पर डेंगलून को तो खुद को ही नहीं पता था कि शाहजहां के साथ आखिर हुआ क्या है। इसलिए उसने कहा कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इस बारे में पता करके तुम लोगों को बता दूंगा। पर हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कंपनी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। डेंगलून का जवाब सुनकर सभी लोग अपने काम पर वापस लौट गए। पर तब तक पूरी कंपनी में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि आज प्रेसिडेंट का मूड कुछ ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसलिए सभी लोग अपने काम पर आज ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ऑफिस के अंदर जाते ही शाहजहां अपने आप को शांत करने के लिए ठंडा पानी पीने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह खिड़की से बाहर बालकनी में देखने लगा। वहाँ पर दो कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा था। उस घोंसले में उनके अंडे भी थे। शाहजहां ने सफाई वालों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी उस जगह से उनके घोंसले को नहीं हटाएगा और उनके आसपास भी नहीं जाएगा, क्योंकि शाहजहां को डर था कि कहीं उनके आसपास जाने से वो कबूतर डर के मारे उस घोंसले से ना उड़ जाए और उनके बच्चे अकेले ना रह जाए। क्योंकि शाहजहां की भी दिली तमन्ना यही थी
कि वह अपने परिवार के साथ बड़ा होता। अगर वो अपने माँ बाप से दूर ना हुआ होता तो शायद उसकी ज़िंदगी इतनी दर्द भरी नहीं होती। कोई तो उसकी ज़िंदगी में होता जो उसे प्यार और सुरक्षा दे सकता था। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से फिर से आंसू आने लगे। उसे इस बात में विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके खुद के नाना जी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया है। जब वह हॉस्पिटल में था तो वह हर वक्त यही सोचता था कि काश कोई अपना उसके पास होता। हर रोज जोचेंग और मिस्टर योहान उसे रोता हुआ देखते थे, फिर भी उन्होंने कभी उसको ये नहीं बताया कि वो उनका अपना है, सगा है। अगर मिस्टर योहान उस समय उसे ये बता देते कि वह उसके नाना है तो क्या हो जाता, बल्कि उसे तो इस बात की खुशी होती कि इस दुनिया में उसका कोई अपना परिवार भी है। जान अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। वह उन दिनों को याद करने लगा जब मिस्टर योहान किसी न किसी तरीके से उसकी मदद किया करते थे और वह उन बातों को अपनी डायरी में लिख लिया करता था ताकि वक्त आने पर वह उन सब बातों को सूद समेत उन्हें वापस कर सके या लौटा सके। वह हर रोज उस बूढ़े आदमी को अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए धन्यवाद दिया करता था। उसके लिए मिस्टर योहान किसी भगवान से कम नहीं थे। उसे तो बस यही लग रहा था कि काश मिस्टर योहान ने उसे बता दिया होता कि मैं उनका नाती हूँ तो पिछले 7 साल शायद मेरी ज़िंदगी के बहुत खुशनुमा होते। पर उन्होंने मुझे इस बात को बताना ज़रूरी नहीं समझा। इस बात को वो मुझसे छुपाते रहे और मेरे सामने भगवान बनने का नाटक करते रहे। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इस बात की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों उन्होंने मुझे होश में आते ही नहीं बता दिया ये सब? क्यों उन्होंने मुझसे इस तरह का धोखा किया? मेरे माता पिता कहाँ हैं? मेरी माँ के साथ असलियत में क्या हुआ था? उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनका नाती हूँ? शाहजहान के मन में ये सारे सवाल बार बार आ रहे थे। तभी उसे सुनाई दिया कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। शाहजहान अपनी खिड़की के पास कुर्सी पर आंख बंद किए हुए बैठा हुआ था। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसे गहरी नींद आ गई और इस बात से वो इतना दुखी था कि नींदों में ही उसके मन में ये सब लड़ाइयाँ चल रही थी। तभी जोमिंग धीरे से कमरे के अंदर आ गई और शाहजहान का कंधा फैलाने लगी। अपना नाम सुनकर शाहजहान एकदम से चौंक कर उठ गया। जोमिंग ने जब जान के चेहरे को देखा तो उसने देखा कि जान की आंखें स्वेल हो रखी है। शाहजहान ने मिंग की तरफ देखे बिना ही कहा कि प्लीज़ मेरे लिए कॉफ़ी ले आओ। मिंग ने जवाब दिया, बॉस अभी आपको आराम की ज़रूरत है। कॉफ़ी के बजाय मैं आपके लिए ग्रीन टी लेकर आ जाऊँ? ग्रीन टी पीने से आपको आराम मिलेगा। ये सुनकर शाहजहान ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा कि तुम्हें मुझे लेक्चर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे, और कोशिश भी मत करो। जितना कह रहा हूँ उतना करो, चुपचाप जाकर मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आओ। जब तक मिंग शाहजहान के लिए कॉफ़ी लेकर आई तब तक शाहजहान ने अपना चेहरा धो लिया था। फिर वो अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ डॉक्यूमेंट्स को रीड करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने मिंग से पूछा कि क्या सब कुछ तैयार हो गया है? जो मिंग ने जवाब दिया कि यस सर। शाहजहान ने मिंग से कहा कि तुम और डेंगलुंग मेरे साथ मीटिंग में चलोगे। हम लोग हेलीकॉप्टर से वहाँ जाएंगे, इसलिए तुम चेंगी से कहो कि मेरी गाड़ी लेकर वांग ग्रुप हेडक्वार्टर पर पहुँच जाए। मीटिंग खत्म होने के बाद मैं वहीं से खुद गाड़ी चलाकर अपने घर चला जाऊँगा। शाहजहान के बात करने के अंदाज से मिंग को थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये पहली बार था जब शाहजहान उससे इस तरह से बात कर रहा था। पर उसे डर भी लग रहा था कुछ पूछने से। लेकिन जब भी शाहजहान को कोई परेशानी या तकलीफ होती थी तो वो अपने आप को रोक नहीं पाती थी उससे कुछ पूछने से। इसलिए उसने हिम्मत करके पूछा कि बॉस आज आपका मूड थोड़ा ख़राब लग रहा है। अगर कोई बात है तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं जानती हूँ कि मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आपको किसी बात से बुरा लग रहा है तो आप प्लीज़ मुझे वो बात बता दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि इस नाजुक टाइम में आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, फिर हम लोगों का क्या खोल रखेगा। मिंग की बातें सुनकर जान को दोबारा से मिस्टर योहान और जोचेंग की बातें याद आ गई। उनकी बातें याद आते ही उसकी आंखों से आंसू आने ही वाले थे, पर उसने अपने आप पर कंट्रोल करते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।
बट पूछने के लिए थैंक्स। फिर उसने मिंग की तरफ देखते हुए कहा कि चलो मीटिंग का टाइम हो गया है, हम मीटिंग के लिए चलते हैं। वांग ग्रुप्स के कॉन्फ्रेंस रूम में युआन गुस्से में कहता है कि मिस्टर एस को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है कि उसने कोर्ट की तरफ से लीगल नोटिस भेजा है इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर को, जिसे शाहजहान भैया ने बनाया है। के पास इस सॉफ्टवेयर का मालिकाना हक कहाँ से आ गया? फिर वो ईबो की तरफ मुड़कर उससे कहता है कि भैया आप उसकी एक भी बात मत सुनना। आपको अच्छी तरह से पता है कि इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर किसने बनाया है, तो आप किसी भी हालत में ये किसी को नहीं दे सकते हैं, और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। जब से युआन को पता चला था कि जान को इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर की वजह से क्या क्या नहीं झेलना पड़ा, तब से वो मन ही मन उदास था और जान के लिए उसके मन में एक विशेष जगह बन गई थी। वो तो इतना चाहता था कि अब तक इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर से उनकी कंपनी को जितनी भी कमाई हुई है वो सारी की सारी जान भैया को दे दे, पर अब फिनिक्स एंटरप्राइजेस उस पर अपना सारा हक जता रही थी। इसका मतलब तो ये होगा ना कि सारा का सारा पैसा मिस्टर एक्स की जेब में जाएगा। इसलिए युआन इस बात को किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ ईबो प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा हुआ चुपचाप उस लीगल नोटिस को पढ़ रहा था जो रोबोटिक टेक्नोलॉजी ने भेजा था। उसने उस नोटिस को पढ़ा तो उसने देखा कि उसमें कंपनी ने उनसे किसी भी पैसे की डिमांड नहीं की है, बल्कि वो तो वांग ग्रुप्स के साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं। ये वो जानता था कि कुछ टाइम से ये कंपनी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। देश की बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी से हाथ मिलाना चाहती है, क्योंकि ये कंपनी बेस्ट और लेटेस्ट प्रोडक्ट्स बनाती है। यहाँ तक कि पिछले 5 साल में इस कंपनी ने किसी के भी साथ मिलकर कोई काम नहीं किया है। 1 साल पहले वांग ग्रुप्स ने एक प्रोजेक्ट के लिए इन्हें एक प्रपोजल भेजा था, पर उस प्रपोजल का आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। रोबोटिक टेक्नोलॉजी कंपनी के नियम बहुत सख्त है। अगर एक बार वो कंपनी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती है या ठुकरा देती है, तो अगले 5 साल तक वो कंपनी उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकती है। जब ईबो के असिस्टेंट ने उसे ये बताया था कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट खुद पर्सनली उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसे तो लगा था कि या तो कंपनी की तरफ से कॉल आएगा या उनका कोई आदमी उनसे मिलने आएगा। लेकिन यहाँ तो खुद प्रेसिडेंट उससे मिलने आ रहा था। वहाँ पर बैठे किसी को भी नहीं पता था कि उस कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है, क्योंकि किसी ने भी उस कंपनी के प्रेसिडेंट को अभी तक नहीं देखा था। ईबो तो सोच रहा था कि मिस्टर एक्स ही उस कंपनी के प्रेसिडेंट थे। अब तो उस इंसान के आने के बाद ही पता चलेगा कि उस कंपनी का प्रेसिडेंट है कौन। ईबो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि फ्यूरियस और इन्फिनिटी सॉफ्टवेयर दोनों शाहजहान ने बनाए थे, और वो जानना चाहता था कि वो है कौन जिसके लिए शाहजहान काम करता है। उस मीटिंग में वांग ग्रुप के बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। उन्हें पता था कि अगर रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ ये डील फाइनल हो गई तो भविष्य में वांग ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। शाम के 6:55 हो रहे थे। धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस रूम में कुछ लोग आने लगे। सबसे पहले एक हट्टा कट्टा आदमी अंदर आया और उसके पीछे एक लड़की, जिसके हाथ में एक टैबलेट था। शायद वो असिस्टेंट लग रही थी। वो हट्टा कट्टा आदमी चुपचाप आकर के बैठ गया। उसे पहचानने में उन सबको एक पल की भी देरी नहीं लगी। वो देश का सबसे जाना माना वकील मिस्टर डेंगलून थे। उन्होंने आज तक अपना एक भी केस नहीं हारा है, और उनका तो अपॉइंटमेंट लेना भी बहुत मुश्किल काम है। वो किसी भी प्राइवेट कंपनी के लिए काम नहीं करते हैं। कहीं वही तो रोबोटिक टेक्नोलॉजी का प्रेसिडेंट नहीं? तभी डेंगलून ने कहा, गुड इवनिंग मिस्टर वांग, मैं सबसे पहले आपको अपनी पहचान बताना चाहता हूँ। तभी डेंगलून ने कहा कि मैं रोबोटिक टेक्नोलॉजी का लीगल हेड यानी कि वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ईबो चुपचाप उसकी तरफ देखे जा रहा था। वहीं युआन उसे इस तरह से देख रहा था जैसे वो धक्के देकर उस कमरे से उसे बाहर निकाल देना चाहता हो। वो मन ही मन यही सोच रहा था कि मैं शाहजहान भैया का हक किसी को भी नहीं लेने दूंगा। तभी उसने हंसते हुए कहा कि मिस्टर डेंगलून,
जैसा कि आपने बताया कि आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जहाँ तक मुझे पता है आज की मीटिंग तो कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ होने वाली थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मीटिंग के लिए क्या कोई और आने वाला है या नहीं? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर आपको किसी और दिन मीटिंग के लिए चुनना होगा, क्योंकि आज हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहेंगे। युवान शायद ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे पता था कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी फिनिक एंटरप्राइजेज का एक अंश है और उसका मालिक मिस्टर एक्स है, जो शाहजहां का हक मारना चाहता है। डैंगलोर ने जवाब दिया, जी बिल्कुल, अभी शाम के 7 नहीं बजे हैं। 7 बजते ही हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट यहाँ आ जाएंगे। हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट ना तो किसी का इंतज़ार करते हैं और ना ही किसी को इंतज़ार करवाते हैं। डैंगलोर की बात सुनकर ईबो के साथ साथ युवान और बाकी मेंबर्स के मन में भी बहुत ज़्यादा ये जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी कि आखिर उस कंपनी का प्रेसिडेंट है कौन। वे सभी मन ही मन में सोच रहे थे कि अभी कुछ ही समय बाद उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर वो इंसान है कौन। डैंगलोर की बातें सुनकर सभी लोग जिज्ञासावश गेट की तरफ देखने लगे। उनसे अब और इंतजार नहीं हो रहा था। तभी शाहजहां ने मिंग को मैसेज करके बताया कि वो दरवाजे के बाहर खड़ा है। मैसेज पढ़कर मिंग ने बताया कि मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अभी कुछ ही सेकंड्स में प्रेसिडेंट सर यहाँ आने वाले हैं। तभी डैंगलोर उठकर दरवाजे के पास चला गया और शाहजहां के लिए दरवाजा खोलने लगा। ये सब देखकर वहाँ बैठे सभी लोग चौंक गए। वह मन ही मन सोचने लगे कि देश का इतना नामी गिरामी वकील एक छोटी सी कंपनी के प्रेसिडेंट के लिए दरवाजा खोल रहा है। इसका मतलब इस व्यक्ति में जरूर कोई बात तो है। जैसे ही डैंगलोर ने दरवाजा खोला, एक आदमी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ गया। उसने येलो कलर के बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर सभी चौंक गए थे, क्योंकि उन सबको लग रहा था कि शायद कोई अधेड़ उम्र का व्यक्ति इस कंपनी का मालिक होगा, पर ये लड़का तो शायद 30 साल से भी कम उम्र का था। सभी लोग टकटकी लगाए उस आदमी की तरफ देखे जा रहे थे। तभी उस आदमी ने कहा कि गुड इवनिंग एवरीवन। उस लड़के ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा था, इसलिए कोई भी उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी तरफ युवान उस लड़के को बड़ी अजीब नज़र से देख रहा था। उसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखकर उसके मन में एक अजीब सी शंका पैदा हो रही थी। उसे लग रहा था कहीं ये जान भैया तो नहीं है। पर जैसे ही उस लड़के ने सबको गुड इवनिंग कहा, उसकी शंका का समाधान हो गया। वो मन ही मन मुस्कुराने लगा, अरे ये तो सच में जान भैया ही है। वो मुड़कर अपने भाई ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर युवान को अब हंसी आने लगी थी, पर उसने किसी तरह से अपनी हंसी को रोका हुआ था। ईबो को अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में उस कंपनी का प्रेसिडेंट उसका हस्बैंड था। आज के लिए इतना ही दोस्तों। बहुत दिनों बाद ये अपडेट किया है मैंने। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको रोज़ अपडेट कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो न्यू व्यूअर्स है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। और आप सब ने इतना मेरा वेट किया और उसके बाद भी अपना प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बनाए रखा, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल, मिस यू ऑल। इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा।